नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। केंद्र और दिल्ली सरकार में कानूनी जंग, नियुक्ति विवाद पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हाई कोर्ट में केंद्र की सूचना को चुनौती। गुर्जर आंदोलन पर राजस्थान सरकार को हाई कोर्ट की फटकार, सड़क और रेल मार्ग तुरंत खाली कराने का आदेश। अर्धसैनिक बल के 4,500 जवान तैनात। किसानों की मर्जी के बिना भूमि अधिग्रहण नहीं करने की मांग, किसान संगठनों ने वित्त मंत्री से मिलकर रखे सुझाव। संसद की संयुक्त समिति की पहली बैठक कल। अठारह साल बाद त्रिपुरा से अफवाह हटाने के फैसले का चौतरफा स्वागत, केंद्र ने कहा पूर्वोत्तर राज्यों पर होगा सकारात्मक असर। जानलेवा गर्मी से कई राज्य बेहाल, लू से मरने वालों की संख्या 1500 के पार। कल केरल में दस्तक दे सकता है मानसून। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। और पहली खबर में बात होगी बढ़ती गर्मी की। सूरज की तपिश दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और देश के कुछ हिस्सों में ये जानलेवा साबित हो रही है। गर्मी और लू के चलते देश भर में अब तक 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही सिर्फ मौत का आंकड़ा 1400 को पार कर चुका है। इस बीच चिलचिलाती गर्मी से कुछ राहत मानसून दे सकता है और उम्मीद है कि ये केरल तट से कल टकरा सकता है। देश के कई इलाकों में सूरज की आग कहर बरपा रही है। लू की लपटों ने दिन में लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, तो रातों में भी गर्म हवाओं से चैन मिलता नहीं दिख रहा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लू लगने से 1400 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। हालांकि मौसम विभाग आने वाले 1-2 दिन में राहत मिलने का अनुमान जता रहा है। After the third day, the temperatures will slightly fall to heat wave conditions around 45 degrees. And in Telangana, for today and tomorrow, heat wave conditions are expected to be there around 45 degrees. राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाके भी बेतहाशा गर्मी की चपेट में हैं। झीलों की नगरी भोपाल भी गर्मी से बेहाल है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, विदर्भ के कई इलाकों में पारा अभी भी 45 से 47 के बीच है। Night time also because of the power cuts and from the morning and night and even in the middays the power cuts is creating a lot of problems to the households and to all the family members. देश के कुछ तटीय इलाकों में धीरे धीरे पारा लुढ़क रहा है, जबकि मैदानी इलाकों से उलट पहाड़ों पर मौसम खुशनुमा है। ऐसे में सैलानी बड़ी तादाद में हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं। Some of the people who are wanting to enjoy have come out to the beach to chill out. गर्मी के बीच राहत की बात यह है कि मानसून केरल के तटीय इलाकों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 29 या 30 मई को यह दस्तक दे सकता है। जाहिर है मानसून की आमद का इंतजार सभी बेसब्री से कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और मौसम और लू के बारे में और बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं बीपी यादव साहब, जो कि प्रमुख है मौसम पूर्वानुमान विभाग से। यादव जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो समझना चाहूंगा कि ये जो राहत की खबर ये है कि अगले 2 दिनों के अंदर मानसून दस्तक दे सकता है, कहीं कोई देरी तो नहीं फिलहाल? नहीं, देरी ज्यादा नहीं है। हमारा अनुमान यही है कि जो हमने दिया था पहले कि 30 मई के आसपास मानसून केरल में दस्तक देगा, और जिसमें 4 दिन का मॉडल का एरर है, तो उसी रेंज में हम उम्मीद कर रहे हैं कि मानसून केरल की तरफ पहुंच जाएगा। आज भी मानसून में प्रोग्रेस हुई है और आज मानसून ये दक्षिणी अरब सागर और कोमोरिन मालदीव एरिया में पहुंच चुका है। अब इसका जो अगला पड़ाव है वो एक तरह से केरल ही है, जो कि अगले कुछ दिनों में हो जाएगा। अब मैं आता हूं, जो इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी है लू के थपेड़े, जिससे मौत का आंकड़ा 1500 को पार कर चुका है। क्या इसके पीछे सबसे बड़ी वजह दिख रही है? और अगर सिर्फ मैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करूं यादव जी, तो सबसे ज्यादा मौतें इन राज्यों में हुई हैं। क्यों ऐसे? इसके पीछे के कारण क्या है? जी,
देखिए, जो भी तटीय राज्य हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश है, उसके साथ लगा तेलंगाना है, और दूसरा जो राज्य है वो उड़ीसा, यहाँ हीट वेव अक्सर बहुत सीवियर हो जाती है। हीट वेव तो पूरे देश में पड़ती है, लेकिन तापमान अचानक जो एकदम एक दिन के अंदर 3 से 4 डिग्री का वृद्धि हो जाता है, वो तटीय इलाकों में ज्यादा होता है बशर्ते कि मैदानी इलाकों में। उसकी वजह यह है कि जो तटीय इलाके होते हैं उनमें अमूमन दिन के समय हवाएं समुद्र की तरफ से आती हैं, जो अपने साथ थोड़ी उनमें नमी होती है और वो पारे को ज्यादा बढ़ने नहीं देती हैं। तो जब अगर हम आंध्र प्रदेश की या बात करें उड़ीसा की, तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से दिन में हवाएं इन राज्यों की तरफ चलने लग जाती हैं, जिनको हम सी ब्रिज बोलते हैं, और इससे पारा कंट्रोल में रहता है। लेकिन अगर ये सी ब्रिज आनी बंद हो जाए किसी वजह से, जैसे कि जो हवाएं पश्चिम से आती है वो ज्यादा अगर स्ट्रांग हो जाती हैं, तो ये सी ब्रिज आनी बंद हो जाती हैं, और ऐसे में पूरी ड्राई एयर पूरे उत्तर भारत से, मध्य भारत से पार करती हुई आंध्र प्रदेश तक पहुंच जाती है, और वो सी ब्रिज को टोटली कट ऑफ कर देती है। जो समुद्र से आने वाली हवाएं हैं उनको कट ऑफ कर देती है, और ऐसे में तापमान जो 40-41 होना चाहिए, रहना चाहिए, वो एकदम बढ़ के 45, 46 और 47 डिग्री तक पहुंच जाता है। और वही इस बार भी पिछले लगभग 4 से 5 दिनों के दौरान खासकर आंध्र प्रदेश में देखने को मिला है। और अगर मैं 15 दिन पीछे जाऊं, करीब 10 से 12 तारीख के आसपास तक हमने देखा था कि 3 दिन के अमूमन एक साइकिल था, गर्मी पड़ती थी और उसके बाद डिस्टर्बेंस शुरू होता था और थोड़ी सी राहत मिलती थी। क्या कुछ इस तरह के संकेत अगले कुछ दिनों में है, या फिर अभी लू के थपेड़े लगातार चलते रहेंगे? देखिए, ये तो एक बहुत छोटी छोटी वेव्स होती हैं और वेरिएबिलिटी बनती रहती है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि मार्च से लेके लगभग अप्रैल और मई के लगभग मध्य तक हर 3-4 दिन बाद कहीं ना कहीं कुछ थंडर शावर्स हो रहे थे, बादल हो रहे थे, जिससे कि तापमान कंट्रोल में रहा समूचे देश में। कहीं भी कोई हीट वेव वगैरह की सिचुएशन जो अमूमन अप्रैल के एंड में आ जाती है, इस साल मई के मिड तक बिल्कुल नहीं आई। और अचानक जैसे ही थंडर शावर एक्टिविटी में ब्रेक लगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का आना बंद हुआ और उधर बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं आनी बंद हुई, तो एकदम बादल हट गए और मौसम साफ हो गया, धूप तेज निकली और तापमान बढ़ के हीट वेव और सीवियर हीट वेव हो गई। अभी जो सिचुएशन है वो पिछले एक सप्ताह से अब बेटर है। आने वाला जो एक सप्ताह है उसमें तापमान पिछले एक सप्ताह से कम रहेंगे, ये तो पक्का है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तापमान बहुत कूल हो जाएंगे या बहुत प्लेजेंट वेदर हो जाएगा। तापमान तो फिर भी 40 के आसपास या 40 से 1-2 डिग्री ऊपर ही रहेंगे, लेकिन जो पारा 46 या 43 डिग्री पहुंचा हुआ था, उस तरह के तापमान अभी निकट भविष्य में देखने को नहीं मिलेंगे। आज भी अगर आप देखें तो उत्तर पश्चिम भारत में हीट वेव कहीं भी नहीं है। तापमान जो दिल्ली का 2 दिन पहले 45.5 था, आज 41 रिकॉर्ड हुआ है। इसी तरह का पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी में भी तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आई है। उधर जो आंध्र प्रदेश जो सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है, वहां भी आज तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आई है। तो कुछ सुधार हुआ है और ये सुधार आने वाले 2-3 दिनों तक और बरकरार रहेगा। और एक जो कल खबर आई थी मौसम विभाग के ही हवाले से, अगर मैं गलत नहीं हूं यादव जी, मैं थोड़ा सा चाहूंगा उसमें यूवी रेज को लेकर कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में यूवी रेज का जो लेवल है वो डेंजरस पर पहुंच चुका है। 8.2 का जो आंकड़ा था वो कल शायद जारी किया गया था। क्या इसके पीछे बड़ी वजह है? क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है या आमतौर पर गर्मियों में यूवी रेज का लेवल इस लेवल पर होता है? मैं बहुत माफी चाहूंगा कि मैं इसके बारे में ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं इस फील्ड से बिलोंग नहीं करता हूं। लेकिन जहां तक आंकड़े का सवाल है, वो तो जो भारत कृषि जो हमारा जो विभाग है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, उसका जो हमारा एक डिपार्टमेंट है जिसको हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी बोलते हैं, जिसका हेडक्वार्टर पूना में है, उनका जो यंत्र लगे हैं उनके माध्यम से ये जो समाचार आया है कि अल्ट्रावायलेट रेज इस समय दिल्ली में डेंजरस जोन में है। ये जो आपने आंकड़ा बताया 8.2 का है, और उसका जो अपना प्रभाव होता है, चाहे वो स्किन के ऊपर हो या कल मेरी कुछ डॉक्टरों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि जब अल्ट्रावायलेट रेज ज्यादा होती हैं तो स्वेटिंग कम हो जाती है, और ऐसे में जो हीट का जो असर है, टेम्परेचर का असर ज्यादा हो जाता है, उसका नुकसान और ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो एक अच्छी सूचना नहीं है, वो खासकर उन राज्यों के लिए जहां की तापमान बहुत ज्यादा है। जी तो ये एक और चीज जो मैं जानना चाहूंगा कि पिछले कुछ, मैं कहूं कि पिछले अगर 2 से 3 वर्षों में देखें तो जो गर्मी का एक टाइम बैंड हुआ करता था वो
कम हुआ है, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ गई है। इस साल भी इस तरह की आशंका जताई जा रही है कि एल नीनो का असर हो सकता है। कितना आप सहमत हैं या फिर कितना वाकई इसका असर आप देखते हैं? देखिए, ये तो एक अब सच है कि जो आंकड़ों से निकला है, जो विश्लेषण किया है क्लाइमेट साइंटिस्ट्स ने, भारत मौसम विज्ञान विभाग के पास पिछले 100 से 125 साल के आंकड़े हैं देश के विभिन्न क्षेत्रों से, और उनके आकलन से ये तो निकल कर आया है कि तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, और इस वजह से हीट वेव या सीवियर हीट वेव जो आप बात कर रहे हैं कि तापमान का पारा बढ़ता रहता है और हर महीने कोई ना कोई रिकॉर्ड टूटता रहता है, वो भी एक तरह से उसमें भी काफी हद तक सच्चाई है कि इस तरह के जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं, सीवियर हीट वेव की जो दिन है वो उनमें बढ़ोतरी हो रही है। ऐसा जो आईपीसीसी है उनकी रिपोर्ट में भी आया है कि हाँ, गर्मी का और सीवियर हीट वेव के जो असर है वो हमारे यहाँ बढ़ा है। जी बीपी यादव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और क्योंकि सबकी नजरें आपके विभाग पर हैं और भविष्यवाणियां जो आप लोग कर रहे हैं, पूर्वानुमान, वो अब करीब करीब सटीक हो रहे हैं, और इसीलिए लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इस वक्त टाइम पर मानसून पहुंचेगा और अगले कुछ दिनों में शायद थोड़ी सी गर्मी से राहत मिलेगी। शुक्रिया बातचीत करने के लिए हमसे। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। Spotlight on India's education sector. Scrutiny and criticism as it looks for direction under the NDA government. What's the trajectory and where's it headed? Watch the big picture at 9:30 p.m. on Rajya Sabha television. त्रिपुरा में 18 साल से लगा सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून यानी कि अफस्पा अब हटने जा रहा है। केंद्र सरकार समेत सभी दलों ने इसका स्वागत किया है। हालांकि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का मानना है कि आंतरिक सुरक्षा में सेना की तैनाती के लिए अफस्पा जरूरी है। उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा में सशस्त्र बलों को विशेषाधिकार नहीं मिलेंगे। उग्रवाद की समस्या काबू में आने के बाद वहां से अफस्पा हटाने का फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री माणिक सरकार की अगुवाई में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिया गया। যে রাজ্যের যে বর্তমান আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং এটা মূলত হচ্ছে এক্সট্রিমিস্ট রিলেটেড, তাতে তারা মনে করেন না এই আইনটা ফার্দার एक्सटेंड करार प्रयोजन আছে। त्रिपुरा में शांति बहाल होने में मदद मिलेगा, और त्रिपुरा में आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट को रिव्यू करने से बाकी नॉर्थ ईस्ट में भी पॉजिटिव इसका असर पड़ेगा। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भी त्रिपुरा सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। चिदम्बरम ने ट्वीट किया कि उन्होंने 1958 के इस कानून को गृह मंत्री रहते खत्म करने की तरफदारी की थी। सीपीएम भी त्रिपुरा सरकार के फैसले के साथ मजबूती से खड़ी है। हमने यही आग्रह केंद्र सरकार से कह रहे हैं, जहाँ पे जरूरत नहीं है वहाँ पर इस कानून को हटाना चाहिए, और यही हमारी मांग भी रही है। जम्मू एंड कश्मीर में जहाँ जहाँ पर आपको ये आतंकवादी हमलों का खतरा है वहाँ पे इसको लागू करवाइए, ये नहीं कि पूरे स्टेट के अंदर इसको लागू करें। अफस्पा की बीजेपी सरकार की क्या नीति है वो थोड़ा इस पे वो आत्मचिंतन करे और साफ साफ एक नीति ले। ये एक कदम आगे दो कदम पीछे लेके ये इससे पूरा समाज, पूरा देश में प्रश्न उठता है कि ये बीजेपी सरकार, मोदी सरकार हमें किस दिशा पे ले जा रही है। अफस्पा के तहत उग्रवादियों को देखते ही गोली मारने, बिना वारंट के गिरफ्तारी और तलाशी जैसे अधिकार मिलते हैं। इसके लिए सैन्य बलों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। त्रिपुरा में यह कानून 16 फरवरी 1997 को लगा था। तब राज्य के 42 थानों में से 2/3 को अशांत घोषित किया गया था। अभी राज्य में 74 थाने हैं, जिनमें 26 में अफस्पा पूरी तरह से और 4 में आंशिक रूप से लागू है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में नियुक्ति और तबादले पर केंद्र की अधिसूचना का मामला अब कोर्ट पहुंच चुका है। इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। उधर दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय की अधिसूचना को आज दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी।
इस बीच उपराज्यपाल नजीब जंग आज केंद्रीय गृह सचिव से मिले और गृहमंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बात की। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर लड़ाई जारी है। केंद्र की अधिसूचना को संदिग्ध बताए जाने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस विशेष अनुमति याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। केंद्र सरकार की दलील है कि हाई कोर्ट ने उसका पक्ष सुने बिना ही मामले में टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट आई है उसमें उनकी कंटेंशन जो है कि उनका नोटिफिकेशन जो है हाई कोर्ट ने रद्द किया है और वो नोटिफिकेशन रद्द किया है बिना सेंट्रल गवर्नमेंट को सुने हुए, तो नेचुरल जस्टिस का इसमें पूरा वायलेशन है। उधर दिल्ली में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति का उपराज्यपाल को पूर्ण अधिकार देने की केंद्र की अधिसूचना को दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले बुधवार को दिल्ली विधानसभा ने गृह मंत्रालय की अधिसूचना के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। भूमि कानून में बदलाव के खिलाफ बढ़ते विरोध के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज किसानों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। दिल्ली में 1 घंटे चली बैठक के दौरान किसानों ने सहमति वाले प्रावधान बनाए रखने की मांग की। वित्त मंत्री ने भरोसा दिया कि उनके सुझावों को संशोधन बिल में शामिल करने के बाद ही सरकार इस मसले पर आगे बढ़ेगी। अरुण जेटली ने बिल के प्रावधानों पर चर्चा की और इसे किसानों के हित में बताया। बैठक में किसानों से जुड़े 30 संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और अपनी बात सौंपी। उधर भूमि बिल पर संसद की संयुक्त समिति की कल पहली बैठक होनी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एनडीए सरकार पर सत्ता के केंद्रीकरण का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र सरकार आरएसएस के इशारों पर काम कर रही है। उधर रायबरेली पहुंची कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी केंद्र पर अपने संसदीय क्षेत्र के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। यूपीए में सत्ता के असंवैधानिक केंद्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद गुरुवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एनडीए सरकार पर व्यक्तिवादी होने का आरोप लगाया। एक व्यक्ति सब कुछ जानता है, किसानों की बात करनी है, एक व्यक्ति जानता है, एजुकेशन की बात करनी है, एक व्यक्ति जानता है, अरे कपड़ों की बात करनी है, वो भी एक व्यक्ति जानता है। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के दृष्टिकोण कार्यक्रम में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर भी सवाल उठाया। उन्होंने केंद्र पर आरएसएस के इशारों पर काम करने की बात कही। मोदी जी कहते हैं, भाषण में कहते हैं गरीबों की मदद करनी है, और मैंने पहले कहा है फ्रांस का दौरा हो गया, यूएसए का हो गया, नेपाल का हो गया, मंगोलिया तक चले गए, मंगोलिया तक चले गए, चीन चले गए, मगर भैया किसान के घर नहीं गए, उधर बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। तो राहुल गांधी इस प्रकार की स्पेकुलेशन कर रहे हैं, एक इमेच्योर तरीके से, एक बिना किसी प्रकार की समझ से इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं, इसलिए मैं भी इनको इसी शब्दों में जवाब दे रहा हूं। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली का गुरुवार को दौरा किया। यहां उन्होंने बेमौसम बारिश से पीड़ित किसानों और पचरावा ट्रेन हादसे के पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण तेजी के साथ बदलते देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन न करने का ऐलान किया। उधर आरजेडी ने कहा कि बिहार में नेता का चुनाव गठबंधन के बाद होगा। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद जीतन राम मांझी ने बीजेपी से गठबंधन का साफ संकेत दिया। उस पार्टी को छोड़ करके जिस पार्टी में नीतीश कुमार है, बाकी सबका सहयोग ले सकते हैं। यदि हमारे मदद से किसी की सरकार बनते नजर आ रही है तो वही नीतीश जी की पार्टी को छोड़ करके बाकी जितनी पार्टियां हैं उन लोगों को हम मदद कर सकते हैं, जिसमें भाजपा भी है। दरअसल आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव जीतन राम मांझी को बीजेपी के खिलाफ बनने वाले गठबंधन में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन जेडीयू इसके खिलाफ है। इस मसले पर जेडीयू और आरजेडी के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। आरजेडी ने साफ किया है कि जनता दल के विलय या गठबंधन के बाद ही नए नेता का चुनाव होगा। अलायंस के होने के वोट के बाद उस समय लोग बैठ करके तय करेंगे।
अभी कोई को नेता तय करना है तो फिर सब पार्टी मिलकर ना तय करेंगे कि एक पार्टी जो बोल देगा वही हो जाएगा, तो फिर मर्जर किस बात की। जनता दल परिवार के विलय पर भी बात आगे बढ़ती नहीं दिख रही है। हालांकि जेडीयू विलय को लेकर पूरी तरह भरोसेमंद है। कोई असमंजस नहीं है, सब बातचीत होकर समाधान हो जाएगा। वो किसी के बयान पर बयान देना हमारे लिए ठीक नहीं। हम सिंसियर हैं मर्जर करने में, साथ होने में। बिहार में इस साल सितंबर-अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी जहां लोकसभा चुनाव की शानदार सफलता को प्रदेश में दोहराना चाहती है, वहीं बीजेपी को रोकने के लिए बड़े गठबंधन की तैयारी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गुर्जर आंदोलन की वजह से लगातार 8वें दिन मुसाफिरों को परेशानियां हुई। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को तलब कर इस आंदोलन से सही तरीके से न निपटने के लिए फटकार भी लगाई। उस बीच आंदोलन की जगह पर 4500 अर्धसैनिक जवानों को तैनात किया गया है। राजस्थान सरकार और गुर्जर नेताओं के बीच गुरुवार को चौथे दौर की बात हुई। इसमें गुर्जर संघर्ष समिति के अध्यक्ष किरोड़ी सिंह बैंसला भी शामिल हुए। इससे पहले सरकार और गुर्जर नेताओं में 5% आरक्षण को लेकर 3 दौर की बातचीत नाकाम रही थी। मैं पूरी उम्मीद लेके आया हूँ कि हम दोनों पक्ष बहुत अच्छे वातावरण में बातचीत करेंगे और हम सफलता की ओर बढ़ेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट में गुरुवार को राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी पेश हुए। कोर्ट ने गैर लोकतांत्रिक तरीके से चल रहे इस आंदोलन से निपटने में नाकाम रहने पर अधिकारियों को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने पर भी अब तक न तो कोई गिरफ्तारी हुई है और न ही जांच शुरू की गई है। हाईकोर्ट ने सड़कों और रेल मार्ग से प्रदर्शनकारियों को तुरंत हटाने को कहा। तक इस बारे में आपने क्या क्या कदम उठाए प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए? लोग परेशान हैं, सड़कें जाम है, रेलवे ट्रैक जाम है, आम जन को कितनी परेशानी हो रही है, उस बारे में क्या किया? अदालत ने इसके साथ ये भी कहा कि पिछले 10 साल से गुर्जर समाज जो आरक्षण की मांग कर रहा है उस बारे में अब तक और ये मामला माननीय अदालत में लंबित है। इस बीच आपने क्या कदम उठाए? हाईकोर्ट ने कोटा मंडल के डीआरएम और आरपीएफ के मुख्य सुरक्षा अधिकारी से भी आंदोलनकारियों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर नाखुशी जताई। कोर्ट की सख्ती के बावजूद गुर्जर आंदोलनकारी भरतपुर में पीलूपुरा के पास दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर 7वें दिन भी धरने पर बैठे रहे, जिसके चलते कई ट्रेनें रद्द कर दी गई और कुछ के मार्ग में बदलाव किया गया। रेलवे को करीब 100 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है और 2 लाख मुसाफिरों को परेशानी हुई। वहीं दौसा जिले के सिकंदरा में राष्ट्रीय राजमार्ग 11 और दूसरे हाईवे पर भी वाहनों की आवाजाही बंद रही। राजस्थान रोडवेज को भी आंदोलन से 60 लाख रुपए से ज्यादा का घाटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश दौरे में उनके साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी होंगी। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने आज ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री 2 दिन के दौरे पर 6 जून को ढाका पहुंचेंगे। इस यात्रा में दोनों देश भूमि सीमा समझौते को लागू करने पर हस्ताक्षर करेंगे। समझौते में पश्चिम बंगाल में भी गलियारों की अदला बदली होगी और साथ ही साथ दौरे के दरमियान तीस्ता नदी के जल के बंटवारे के प्रारूप पर भी दस्तखत हो सकते हैं। फरवरी में भी ममता बनर्जी बांग्लादेश के दौरे पर गई थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज 1 साल में सड़क परिवहन और जहाजरानी क्षेत्र में हुए काम का ब्यौरा दिया। अपने मंत्रालय के बेहतर प्रदर्शन का दावा करते हुए उन्होंने अगले 2 साल में बुनियादी ढांचे के और तेजी से विकास का भरोसा भी दिलाया। नितिन गडकरी ने लंबित पड़ी योजनाओं को जल्द शुरू करने और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने की बात कही। गडकरी ने साल इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 1.15 लाख करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद भी जताई है कि 1 साल में हमने 8000 किलोमीटर हाईवेज के काम अवार्ड किए हैं, जिसकी कीमत 1 लाख करोड़ से ज्यादा है और इससे ज्यादा 1231 ऐसे प्रोजेक्ट है जो 37,000 किलोमीटर में है और उसको करंट ईयर में वो 2.25 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट हमने इस साल करने का टारगेट निश्चित किया था। नीति आयोग के उप समूह की आज भोपाल में बैठक हुई। 2 घंटे चली इस बैठक में केंद्र की ओर से चलाई जा रही योजनाओं पर चर्चा हुई। इस उप समूह के संयोजक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। बैठक में केरल, झारखंड, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इसके अलावा अंडमान निकोबार के उप राज्यपाल ए.के. सिंह भी शामिल हुए। उप समूह की अगली बैठक अब 13 जून को दिल्ली में होगी। 15 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रस्तावों का प्रारूप सौंपा जाएगा।
स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की आज जयंती है और इस मौके पर संसद के सेंट्रल हॉल में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन के अलावा गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली समेत कई मंत्रियों और सांसदों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर वीर सावरकर के योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सावरकर के देश प्रेम ने मातृभूमि के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन चलते चलते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। सीबीएसई की 10वीं परीक्षा का रिजल्ट आ गया है। इस बार 97.32% छात्र पास हुए हैं। लड़कियों ने इस बार फिर लड़कों से बाजी मारी। इस साल सफल परीक्षार्थियों का प्रतिशत पिछले साल की तुलना में 1% कम है। एयर इंडिया ने वरिष्ठ विमानन परिचारिकाओं और चालक दल के 17 सदस्यों को निलंबित कर दिया है। इसकी वजह अनुशासनहीनता बताई गई है। एयर इंडिया के एक अधिकारी के मुताबिक इन कर्मचारियों के चलते 3 बार फ्लाइट में देरी हुई। मैसूर के वडिया राजघराने को अपना नया राजा मिल गया है। 23 साल के यदुवीर कृष्णदत्त वाडेयार की मैसूर में भव्य समारोह में ताजपोशी हुई। यदुवीर अमेरिका से पढ़ाई कर लौटे हैं। निजी समारोह में राज परिवार के सदस्यों के साथ साथ पुरोहित और महल के कर्मचारी भी शरीक हुए। यमन की राजधानी सना में सऊदी अरब की अगुवाई में हवाई हमले में 45 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ज्यादातर हुती विद्रोही हैं। हमले में कई हथियारबंद वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। हथियारों से भरे डिपो में आग लगने से कई विस्फोट भी हुए। भ्रष्टाचार मामले में ज्यूरिख में गिरफ्तार फीफा के 7 में से 6 अधिकारी अमेरिका के लिए प्रत्यर्पण का विरोध कर रहे हैं। स्विस न्याय मंत्रालय ने कहा कि ज्यूरिख के एक चर्चित होटल से गिरफ्तारी के बाद पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है।